गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर में आज जो देखने वाले हैं, आज वह विश्व विरासत स्थल। अब देखो, विरासत की अगर बात की जाए, विरासत की अगर बात की जाए तो विरासत है क्या। तो यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं विरासत विश्व धरोहर स्थल। अब देखिए, कुछ ऐसे स्थल हैं जो हमारी धरोहर है। धरोहर समझ रहे हो आप? विरासत, विरासत। अब फिर प्रश्न यह उठता है कि विरासत है क्या। विरासत है क्या? यानी जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, जो जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है, जो प्रकृति प्रदत्त है। विरासत के भी कुछ अलग अलग प्रकार हैं। अगर विरासत को हम लोग देखें तो ये हमारी धरोहर है। इससे हमारी राष्ट्र की पहचान जुड़ी हुई है। यही हमारी विरासत हमारे समाज की पहचान है। और आज इन विरासत को संरक्षण की आवश्यकता है। आज इस विरासत को हमें सहेज कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। जैसे कि मान लो कि आज लाल किला है, कुतुब मीनार है, आगरा का ताजमहल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, अजंता की गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है। ये सब हमारे विरासत हैं, ये सब हमारी धरोहर हैं। इन सब से हमारी पहचानें जुड़ी हुई हैं। आज इन्हें हमें सहेज कर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर मिट गई तो हमारी पहचान मिट जाएगी। आज आप देखो तो हमारा जो भीमबेटका गुफा है वह भी हमारी विरासत है, क्योंकि उससे भी तो हमारी पहचान जुड़ी हुई है। आज अगर वह गुफा नहीं होता, भीमबेटका की गुफा, तो क्या हम पाषाण काल के विषय में कुछ भी जान पाते क्या? हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य था क्या? बल्कि आज जो कुछ भी हम पाषाण काल के विषय में जान पाते हैं बच्चों, ऐसा जीवन जीते थे, क्या खाते थे, कहां रहते थे, कैसी उनकी जीवन यापन थी, ये सारी जानकारी हमें उसी भीमबेटका गुफा से प्राप्त हो रहा है। तो विरासत हमारी पहचान है। और हम इसे प्राप्त कहां से करते हैं? हम इसे प्राप्त करते हैं अपने पूर्वजों से। ये हमारे समाज और राष्ट्र की पहचान है, जो हमारे चारों ओर विद्यमान है। और इस आधार पर विरासत के कुछ प्रकार हैं। कुछ विरासत हमारे प्राकृतिक विरासत हैं, जिसे हमें प्रकृति ने सौंपा है। आज वह भी, उसे भी संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उन विरासतों को आज यूनेस्को में शामिल किया गया। और यूनेस्को में शामिल करने के बाद उनकी वैश्विक पहचान स्थापित हुई। वो हमारी देश की अर्थव्यवस्था में भी सहयोगी है। यह जो हमारी विरासत है, यह हमारी देश की समृद्धि में भी सहायक है, क्योंकि यही विरासत के दम पर आज हमारा पर्यटन उद्योग चल रहा है। और इसी पर्यटन के दम पर हमारे सांस्कृतिक संबंध बन रहे हैं। यही विरासत जो है हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सहायक है, क्योंकि आज इसी विरासत के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, विरासत। और विरासत के संदर्भ में आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। अगर इस अंडा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आज इसे भी संरक्षण की आवश्यकता है और इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया। इसी प्रकार आप देखें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव परिचित होंगे, साइबेरियन सारस के लिए विशेष तौर पर यह जाना जाता है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को आप देखो तो यह कहां है? यह आपको राजस्थान में है। इसी प्रकार आप देखें तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी तो हमारी विरासत है और यह असम में अवस्थित है। इसी प्रकार आप देख सकते हो सुंदरवन,
सुंदरवन, और यह आपको वेस्ट बंगाल में है सुंदरवन, यह भी हमारी प्राकृतिक विरासत है, यह वेस्ट बंगाल में है। और यह आपको एशियन टाइगर के लिए, बंगाल टाइगर जिसे जाना जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार आप देख सकते हो नंदा देवी एवं फूलों की घाटी, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी। अब अगर नंदा देवी और फूलों की घाटी को हम लोग देखें तो नंदा देवी एवं फूलों की घाटी, एवं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, यह भी तो हमारी विरासत है, यह भी हमारी, यह उत्तराखंड में है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, यह भी बच्चों हमारी विरासत है, यह भी विरासत है। और एक और है जो प्राकृतिक विरासत में आता है, जो है हमारा कंचनजंगा, कंचनजंगा, यह आपको मिश्रित विरासत है। कंचनजंगा सिक्किम में है, यह मिश्रित विरासत है। और कंचनजंगा को आप देखोगे कि कंचनजंगा जो है, यानी इसे प्राकृतिक विरासत का भी दर्जा दिया गया है और सांस्कृतिक विरासत का भी दर्जा दिया गया है, इसलिए इसे मिश्रित विरासत में रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इन विरासत को देख सकते हैं। ये हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कुछ हमारे विरासत, यानी एक विरासत क्या है, प्राकृतिक विरासत। इसी प्रकार से हमारे विरासत जो है वह है सांस्कृतिक विरासत, है ना, सांस्कृतिक विरासत। और सांस्कृतिक विरासत में आप देखोगे कि जो सांस्कृतिक विरासत है इसमें आपको कुछ जैसे मूर्त सांस्कृतिक विरासत और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसमें भी दो प्रकार हैं। एक कौन सा है, मूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, मूर्त सांस्कृतिक विरासत, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और एक है आपका अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। और इन अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कौन से हैं, तो हमारे पर्व त्योहार, हमारे रीति रिवाज, ये सारे आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है। जैसे योग है, नवरोज है, कुंभ मेला है, ये सब हमारे विरासत हैं। जो मूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जो टेंजिबल हेरिटेज, यानी जिसमें स्थापत्य आएगा, चाहे वह मंदिर हो, चाहे स्तूप हो, स्तंभ हो, हमारी कोई धरोहर हो, जो मानव निर्मित है, यह क्या है, मानव निर्मित है, यह क्या है, यह हमारी संस्कृति का पार्ट है, अमूर्त संस्कृति। तो इस प्रकार से विरासत के संदर्भ में विरासत बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, और विरासत के संदर्भ में आपको प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है यहाँ पे विरासत के संदर्भ में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको विरासत पे पूछे जाएंगे। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों को देखें कि आज का जो हमारा जो सेशन है यह इसी विरासत के संदर्भ में होगा, इसी विरासत के संदर्भ में होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका बहुत अच्छे से उत्तर आज देंगे, आप सब इसका बहुत अच्छे से उत्तर देंगे। अब यहाँ पे कुछ विरासत है, इसे हम लोग देख लेते हैं। सांची स्तूप के बारे में ये पहला प्रश्न है। सांची स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांची स्तूप यह भी हमारी विरासत है। सांची स्तूप आप लोगों को पता होगा, सांची, भरहूत, है ना, यह आपको मौर्यन कालीन स्तूप है। अब यह आपसे पूछा जा रहा है कि यह मौर्य कला और वास्तुकला का चित्रण है सांची स्तूप में। इट इज ए डिपिक्शन ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यह मौर्य कला और स्थापत्य कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला का इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है। दूसरा है कि यह ईंटों से निर्मित है, जो सांची स्तूप। इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। इसका निर्माण बुद्ध के जीवन और यात्रा को दर्शाने के लिए किया गया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू पोर्ट्रे द लाइफ एंड जर्नी ऑफ बुद्धा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो जो जैसा है, जिनको अगर हिंदी मीडियम या जिन्हें हिंदी समझने में दिक्कत हो, अंग्रेजी में हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं और इसका सही उत्तर आप देने का प्रयास करें। तो मैं देख पा रहा हूं जो आंसर आया है,
पहला प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने किया। यह मौर्यकालीन स्थापत्य है जिसका निर्माण अशोक ने किया था। बाद में इसका फिर से कुछ पुनर्निर्माण करने का काम जो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में है, और इसे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसमें तोरण द्वार बनवाया गया, प्रवेश द्वार बनाया गया और प्रवेश द्वार पर मूर्तियां स्थापित करवाई गई। तो यह मौर्यकालीन कला और वास्तुकला का यह रूप है, और यह ईंटों से निर्मित है। यह ईंटों से निर्मित है। इसका निर्माण बुद्ध के जीवन और यात्रा को दर्शाने के लिए किया गया था। बिल्कुल सही है। स्तूप बौद्ध धर्म में यह हीनयान से संबंधित है, और बुद्ध की पूजा स्तूप के रूप में बुद्ध के मरने के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध की पूजा स्तूप के रूप में की गई। ऐसे अगर स्तूप का बात करें तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख किस में किया गया है, तो स्तूप का बच्चों सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगर हम साहित्यिक साक्ष्यों की बात करें तो क्लियर है। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, बहुत अच्छी बात। और आज सारे बच्चों ने पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है। आगे आते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाबलीपुरम में स्मारकों के बारे में। महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर हैं, तो उन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है कि स्मारकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महाबलीपुरम, इसमें रथ मंडप, विशाल खुली हवा की नक्काशियां सम्मिलित है। इसमें यानी इसमें रथ आकार के मंदिर हैं, मंडप नुमा मंदिर है, और विशाल मंदिर भी हैं जिसमें नक्काशियां आपको यानी उसमें सजावट भी किए गए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रथाज, मंडपाज, गेंट ओपन एयर रिलीफ्स। इसे 7 पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। सप्त पैगोड़ा, 7 पैगोड़ा यानी सप्त पैगोड़ा, तो इसे सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है महाबलीपुरम को। क्या यह सही है? ऑल्सो नोन एज सप्त पैगोड़ाज। इसका निर्माण चोल वंश के दौरान हुआ, चोल शासकों ने किया। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग चोला डायनेस्टी। नीचे दिए गए कूट के विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह आपको पूछा जा रहा है महाबलीपुरम के बहुत सारे वहां पे स्मारक हैं, बहुत सारे वहां पे मंदिर हैं, और आपको पता होना चाहिए कि महाबलीपुरम के जो स्मारक समूह हैं इन्हें भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, और यह भी हमारी धरोहर है, यह भी हमारी विरासत है। इसे जरूर याद रखना कि जो महाबलीपुरम के जो मंदिर समूह हैं यह भी हमारी धरोहर है, और इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। एक बार पूरा आप लोग लिस्ट जरूर देखना। ऐसे आपको वीडियो हमारी मिल जाएगी इस आर्ट एंड कल्चर पे भी। आप अगर डालोगे तो आर्ट एंड कल्चर बाई एस.के. पांडे, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें पूरी हमने विरासत के लिस्ट ही उसमें दे रखा है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि इसमें रथ मंडप और विशाल खुली हवा की नक्काशियां सम्मिलित है। इसे सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण चोल वंश के दौरान हुआ। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? आप लोग इसका उत्तर दें, मैं जो देख पा रहा हूं। हाँ, आप लोगों की ओर से आंसर जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं कि इसका बच्चों सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? तो इसे आप देखो कि इसमें रथ मंडप और विशाल खुली हवा की नक्काशियां सम्मिलित है। बिल्कुल महाबलीपुरम में यहां पे आप देखो तो रथ मंदिर भी हैं और मंडप नुमा मंदिर भी हैं। ठीक है, रथ मंदिर भी हैं और मंडप नुमा मंदिर भी हैं। इसका निर्माण आपको पल्लव शासन काल में किया गया, और पल्लव शासकों के नाम पे इसकी शैलियां रखी जाती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, महेंद्र वर्मन शैली, इसके साथ साथ नरसिंह वर्मन शैली, है ना, मंडप नुमा, फिर मंडप प्लस रथ मंदिर, जिसमें रथ मंदिर में आपको युधिष्ठिर रथ, इसके साथ साथ भीम रथ, अर्जुन रथ, फिर आपको युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, तो ये सारे आप गणेश रथ, सबसे आकर्षक गणेश रथ है। सबसे जो बड़ा है वह युधिष्ठिर रथ है, सबसे छोटा जो है वह है द्रौपदी रथ। यानी मंदिर को रथ के आकार का बनाया गया है, मंदिर को रथ के आकार का बनाया गया है।
जैसे इसे सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। और यानी यहाँ पे जो 8 रथ मिले हैं, 8 रथनुमा मंदिर, यह शैलीकृत स्थापत्य है। पहाड़ों को काट कर ही उसको तराश कर उसमें नक्काशियां करके और उसको रथ का आकार दिया गया है। जैसे देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि मंदिर को रथ खींचता हुआ लेकर जा रहा हो। तो यह रथनुमा मंदिर है। जैसे आप देखोगे कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो उसे ब्लैक पैगोड़ा कहा जाता है, ब्लैक पैगोड़ा, क्योंकि वह काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। तो यह आपको रॉक कट आर्किटेक्चर है और इसे सप्त पैगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसका निर्माण चोल वंश के दौरान नहीं हुआ, बल्कि किसके द्वारा? पल्लव शासकों ने किया था, पल्लवकालीन, पल्लवकालीन, पल्लवकालीन। तो तीसरा बच्चों इसमें से गलत हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग दें। आंसर आप लोगों का आया शायद नहीं है क्या? हाँ, क्या आप लोगों ने इसका, अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया? इसमें नहीं, मेरे में आ रहा है। क्या बात है भाई, 1 मिनट में देखूं आप लोगों का आंसर इसमें आया नहीं क्यों? 1 मिनट में देखता हूं। हाँ चलिए, ओके, तो आप लोगों ने आंसर दिया है, आप लोगों ने आंसर दिया है, बिल्कुल आप लोगों ने आंसर दिया है। इसमें से मैं देख रहा हूं कि इसका भी आंसर आप लोगों ने दिया, यानी केवल 1 और 2 सही है। इसका निर्माण चोल शासन काल में नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। भीमबेटका, ये सारे आज जो भी चर्चा हम लोग करेंगे सभी विरासत के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे। भीमबेटका गुफा आप लोगों को पता होगा। भीमबेटका गुफा यह मध्य प्रदेश में है और यह भी आपको शैलाश्रय है। यहाँ पे लोग रहा करते थे, पाषाणकालीन लोग रहा करते थे। तो भीमबेटका के शैलाश्रय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। शैलाश्रय समझ रहे हो, जहां पे आश्रय यानी जो निवास का स्थल है, जहां लोग रहते थे, है ना। शैल ही जिसका आश्रय है, पहाड़ ही, पत्थर ही जिसका आश्रय है। इसमें पूरा पाषाण काल के चित्र सम्मिलित हैं। इसमें पूरा पाषाण काल के चित्र सम्मिलित हैं। इसमें प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र हैं। चित्रों में वनस्पति रंगों का प्रयोग किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भीमबेटका गुफा के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। अब भीमबेटका गुफा आप देखें तो भीमबेटका गुफा जिसके विषय में हमने अभी अभी चर्चा भी किया था कि यह पाषाण कालीन गतिविधियों की जानकारी हमें देता है। लेकिन पाषाण काल के किस फेज का है? जैसे पाषाण काल को आप देखो तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, यह 3 फेज हैं। अच्छा, पूरा पाषाण काल में भी यहां हम लोग देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है, तो उस पूरा पाषाण काल में भी आप क्या देख रहे हो कि उसके भी 3 फेज हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। और जो अपर पैलियोलिथिक एज है, इसी एज में आधुनिक मानव और इसके साथ साथ कला का विकास हुआ। और कला में सबसे पहले कौन सी कला? चित्रकला, चित्रकला। और ये चित्र हमें प्राप्त कहां से हुए? तो गुफाओं के दीवारों से। यह पाषाण कालीन चित्र थे जो भीमबेटका गुफा से मिले। और भीमबेटका गुफा को भी यूनेस्को में शामिल किया गया। यह भी हमारी धरोहर है, इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा, कमल में कौन कौन है? अभी स्टडी भी कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। छह कमल में, हाँ, अभी सोए रहेंगे तो हमेशा सोए रहेंगे, सही बात है। तो इसमें आप देखें तो इसमें पूरा पाषाण कालीन चित्र सम्मिलित है। पूरा पाषाण काल के किस चरण का? निम्न पूरा पाषाण काल। यह प्रागैतिहासिक गुफा चित्र है और चित्रों में वनस्पति रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें रंग भी भरा गया है। अगर आप भीमबेटका के चित्र को आप देखें तो उसमें रंग भी भरा हुआ है और वनस्पति रंगों का ही प्रयोग उसमें किया गया है। तो बिल्कुल बच्चों, आप लोगों ने सही उत्तर दिया है। और इसका तीनों से क्या बात है, आज तो आप लोग पूरी तरीके से, यानी कल्चर का लगता है कि ये वाला पार्ट आप लोगों का काफी स्ट्रांग हो गया है। जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी विरासत है, जो हमारी धरोहर है, अच्छी बात है। हमें अपने धरोहर को जानना चाहिए, हमें अपने अतीत को जानना चाहिए। और हम इतिहास इसीलिए पढ़ते हैं
कि हम वर्तमान की दशा को कैसे सुधारें, या आज जो हमने तरक्की किया है यह अकस्मात नहीं है, यह क्रमिक विकास का परिणाम है। इसकी जानकारी बच्चों में इतिहास से ही मिलती है। हमें इतिहास यही तो सिखाता है कि हम कैसे थे और आज कैसे हैं। हम कैसे थे, कहां से हमारी शुरुआत हुई। अगर इतिहास की जानकारी ना हो तो हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे, अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, और फिर हमें गर्व महसूस होता है। इतिहास हमें गौरवान्वित करने का काम करता है, हमें अपने अतीत से परिचित कराकर। तो इतिहास की जानकारी अच्छे ऑप्शनल में और डीपली से सीख सकते हैं सर। बिल्कुल 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 जी। तो यहां पे हम लोग देखें तो ये तीनों ही सही है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सा या से यूनेस्को विरासत स्थल है? ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि Q3 IAS की तरफ से टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है यूपीएससी का। तो जो भी बच्चे अगर टेस्ट देना चाहें वह इनरोल हो सकते हैं। टेस्ट में पुरस्कार भी रखा हुआ है। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सा या से यूनेस्को का विरासत स्थल है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि किन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है विरासत स्थल के रूप में। सूर्य मंदिर कोणार्क, बादामी का गुफा जो कर्नाटक का बादामी का गुफा, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, बादामी गुफा जो कर्नाटक में है, एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में है। इसमें पूछा गया कि कौन सा हमारी ऐतिहासिक विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को में सूचीबद्ध है। ठीक है, देखो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे आपको यूनेस्को में शामिल किया गया कब? 1984 में। 1984 में। यह कहां है बच्चों? यह है उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, यह सूर्य देव को समर्पित मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और यह उड़ीसा में है। यह हमारी विरासत है, यह हमारी धरोहर है। इसके बाद एलिफेंटा गुफा, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, यह याद रखना, ये तीनों गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। बादामी गुफा यूनेस्को में शामिल नहीं है, उसे यूनेस्को में शामिल अभी नहीं किया गया है। अब भविष्य में किया जाएगा वो अलग बात है। इसे एलिफेंटा गुफा को इसे शामिल किया गया था 1987 में। क्लियर है? इसे 1987 में शामिल किया गया था। कुछ और हैं जो लेटेस्ट हैं, मैं आपको बता दूं। इसमें आपको धौलावीरा, धौलावीरा आप लोगों को पता होगा, यह सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है। और यह पहला सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है हमारी विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में। कब? इसे 2020 में शामिल किया गया। यह बिल्कुल लेटेस्ट है, इसको याद रखना है। इसके साथ साथ आप देखें तो रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर है, रुद्रेश्वर रमप्पा मंदिर, यह भी हमारी धरोहर है, इसे भी शामिल किया गया है यूनेस्को में। कब? यह आपको तेलंगाना में है और इसे भी 2020 में शामिल किया गया यूनेस्को में। क्लियर है? इसके बाद आप देखें तो शांति निकेतन, नाम सुने होंगे, वेस्ट बंगाल, शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुने होंगे रविंद्रनाथ टैगोर का। इसे आपको 2023 में शामिल किया गया। ऐसे शांति निकेतन आश्रम जो था वह 1862 में उसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, 1862 में। और इसे यूनेस्को में शामिल कब किया गया? इसे भी धरोहर के रूप में। कब? 2023 में, शांति निकेतन को, इसे 2023 में। लेटेस्ट जो यूनेस्को में शामिल है वह है आपको होयसल मंदिर परिसर, होयसलेश्वर मंदिर परिसर, होयसल, यह कर्नाटक का है, होयसल मंदिर परिषद,
इसे बच्चों कब शामिल किया गया? इसे 2023 में शामिल किया गया है। ठीक है, 2023 में। यह याद रखना है आपको, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यहां से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इसमें यह यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो सूर्य मंदिर हो गया, एलिफेंटा गुफा हो गया, अजंता गुफा हो गया, एलोरा की गुफा हो गया, कोना, इसके साथ साथ आपको लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, बोध गया का मंदिर परिसर हो गया, ये सब हमारे धरोहर हैं, ये सब हमारी विरासत है। सांची स्तूप हो गया, ये सारी हमारी विरासत है। इन सबको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और विरासत के संदर्भ में हमने चर्चा किया था कि कुछ विरासत हमारे पुरातात्विक विरासत हैं, मूर्त विरासत हैं, और कुछ विरासत हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, कल्चरल हेरिटेज है। कुछ विरासत जो हैं वह प्राकृतिक विरासत हैं, प्राकृतिक विरासत हैं, जिनका मैंने नाम आप लोगों को लिखा था। टोटल 8 हमारे प्राकृतिक विरासत हैं, जिसमें एक मिश्रित विरासत भी है, जिसे कंचनजंगा, वह मिश्रित विरासत है। तो इस प्रकार से इसको आपको याद जरूर रखना, इन लिस्ट को जरूर याद रखना, यह आपको पूछा भी जाएगा। बाकी इसे भी तो ध्यान रखना है। तो इसमें 1 और 3 सही है बच्चों, इसका सही उत्तर आप लोगों ने दिया भी है, इसका सही उत्तर बी होगा। क्लियर है? इन सब चीजों को याद रखना है। आते हैं अगले प्रश्न पे। फूलों की घाटी, यह भी हमारी प्राकृतिक विरासत है। फूलों की घाटी हमने चर्चा भी किया, नंदा देवी एंड फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालयी कस्तूरी मृग इस उद्यान की संकटग्रस्त प्रजाति है। आज हमारे बहुत ऐसे प्राकृतिक विरासत हैं जो आज संकट में हैं। हमारे वन्य जीव कुछ ऐसे हैं जो संकट में हैं। आज उन्हें भी संरक्षण देने की आवश्यकता है, आज उन्हें भी सुरक्षा देने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे संकटग्रस्त प्रजाति हैं जो आज विलुप्त होते जा रहे हैं, और उनसे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। अगर वह विलुप्त हो गए तो हमारी पहचान धूमिल हो जाएगी। आज उन्हें बचाए रखने की जरूरत है। उसी में आपको हिमालयी कस्तूरी मृग भी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो फूलों की घाटी है, यह राष्ट्रीय उद्यान जो हमारी विरासत भी है, हिमालयी कस्तूरी मृग इस उद्यान की संकटग्रस्त प्रजाति है। हिमालयन मस्क डियर इज द थ्रेटेनेड स्पीशीज ऑफ दिस पार्क। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में परिदृश्य में अल्पाइन घास का मैदान सम्मिलित है। अल्पाइन घास, अल्पाइन घास पूछा जा रहा है, घास की एक प्रजाति है अल्पाइन। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी इस उद्यान की विशेषता है। बहुत अच्छा है प्रश्न, यह भी आपको बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां आप देखो कि इसमें से कौन सी सही है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी इसी उद्यान की विशेषता है। फूलों की घाटी और नंदा देवी, कौन सा इसमें से सही है? और आप लोगों ने आंसर जो दिया है, मैं जो देख पा रहा हूं, बिल्कुल इसका आप लोगों ने सही उत्तर दिया है, और ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यह जो फूलों की घाटी है, हिमालयी कस्तूरी मृग इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यहीं से हिमालयी कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अल्पाइन जो फूल है, वह अल्पाइन फूलों के लिए बहुत पॉपुलर है। अल्पाइन फूल ये थोड़ा बैगनी कलर का होता है, अगर आपने देखा होगा तो। और हमारी भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी इस उद्यान की विशेषता है। और नंदा देवी एवं फूलों की घाटी ये दोनों उत्तराखंड में हैं, और इन दोनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। किस रूप में? विरासत के रूप में। कैसे विरासत के रूप में? प्राकृतिक विरासत के रूप में। यह जरूर ध्यान रखना, ये हमारे नेचुरल हेरिटेज साइट है, प्राकृतिक विरासत है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह भी हमारी विरासत है, यह भी हमारी प्राकृतिक विरासत है, और इसे भी यूनेस्को में ही शामिल किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। यह दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव वन है जहां बाघ रहते हैं, सुंदरवन। इसे
रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इसमें से कौन सा सही है? तो यहां आप देखें कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन सुंदरवन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, यह विश्व का दूसरा नहीं बल्कि पहला सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन समझ रहे हो ना, जहां बाघ रहते हैं। और यह बंगाल टाइगर के लिए, एशियाई टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में इसे मान्यता भी दी गई है। ठीक है, यह वेस्ट बंगाल में है बच्चों, यह वेस्ट बंगाल में है, तो इसे जरूर ध्यान रखना। यानी यहां पे हम लोग देखें कि इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर है बी। और यह भी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह भी हमारी विरासत है। कैसी विरासत है? तो यह हमारी प्राकृतिक विरासत है, यह हमारी प्राकृतिक विरासत है। बहुत अच्छी बात, चलिए इसका भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, नाम सुने होंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी, यह भी हमारी प्राकृतिक विरासत है। मैंने चर्चा भी किया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें केवल संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजातियां सम्मिलित हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या इसमें केवल संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजातियां सम्मिलित हैं? इसका पारिस्थितिकीय तंत्र सदाबहार वन से लेकर पर्वतीय वन तक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, और अच्छे से इसका आंसर आप लोग देंगे। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यह सिक्किम में है, और यह प्राकृतिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत भी है। इसे मिश्रित विरासत का दर्जा दिया गया है, मिश्रित विरासत, और यूनेस्को में इसे भी शामिल किया गया है। यह संकटग्रस्त पौधे के लिए नहीं, संकटग्रस्त पौधे के लिए नहीं, बल्कि यहां पर संकटग्रस्त जीव जंतु कुछ ऐसे हैं, उसके लिए, ये पशु प्रजातियां के लिए संकटग्रस्त कुछ ऐसे पशु प्रजातियां, पौधे नहीं है यहां पे, है ना। तो यह स्टेटमेंट बच्चों गलत है। और इसका पारिस्थितिकी तंत्र सदाबहार वन से लेकर पर्वतीय वन तक नहीं है, उष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन तक, उष्ण कटिबंधीय। यह सदाबहार कहां यहां पे वन है? सदाबहार वन समझ रहे हो ना, जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते हों, तो यह सदाबहार वन नहीं है, यहां पे उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय वन। इसलिए यह भी स्टेटमेंट इसका गलत है, थोड़ा ध्यान रखना। यह आप क्वेश्चन को इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भी रख सकते हो। इस तरीके से प्रश्न जब पूछा जाता है तो फिर आप कहो कि भाई इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है और थोड़ा करेंट से भी जुड़ा हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को कि यह सदाबहार वन यहां पे कहां से पाया जाएगा। सिक्किम में सदाबहार वन नहीं है, उष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी सही उत्तर होगा। हाँ बिल्कुल, अब आप लोगों को समझ में आया, इसका सही उत्तर होगा डी। क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिश्रित विरासत स्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिश्रित विरासत, इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के तत्व सम्मिलित हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का अनुपात मोटे तौर पर 3 से 1 है ना। विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का अनुपात मोटे तौर पर 3 से 1 है। यानी 3 से 1 नहीं, केवल 1 है, बल्कि तौर पर केवल 1 है होना चाहिए, केवल 1 है। ठीक है, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 यह होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर मोटे तौर पर 3 से 1 है तब तो फिर अगर मैं यही रहने दूं, चलो यही मैं रहने दूं। अब इसके अकॉर्डिंग आप बतला सकते हो कि इसमें सही आंसर क्या होगा अगर यही है।
कि इसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व के तत्व सम्मिलित होते हैं और विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का अनुपात केवल 1 है, केवल 1 है। फिर सही कौन सा होगा? सही कौन सा होगा? ठीक है, सही कौन सा होगा? हाँ, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो, सी बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल केवल 1 है, सी इसका सही आंसर है। 1 और 2 दोनों ही सही, क्योंकि आप देखो जो मिश्रित विरासत स्थल है, हमारे पास केवल एक ही ऐसा स्थल है जिसे मिश्रित विरासत का दर्जा दिया गया है, और वह कौन सा है? वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसे ही मिश्रित विरासत के रूप में उसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। और मिश्रित विरासत क्या है? तो मिश्रित विरासत जिसमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व शामिल हैं। तो कंचनजंगा केवल 1 है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों का अनुपात केवल 1 है, तो इसमें दोनों ही सही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है, सी इसका सही उत्तर होगा। अब कुछ हम लोग इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को देख ले रहे हैं कि भारत में कुछ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं, जिसमें योग है, नवरोज है, संकीर्तना है, छऊ के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, छऊ नृत्य, कालबेलिया, इससे भी आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन से हैं? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो हमारे पर्व त्योहार, रीति रिवाज, यानी जो संस्कृति के पाठ हैं, जो हमारे पर्व त्योहार हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे वेशभूषा है, खान पान है, ये सारे इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आएंगे। इनटेंजिबल होंगे, अमूर्त होंगे, ये हमारे संस्कृति के हिस्सा होंगे। अब यहां पे आप देखें तो कुछ भारत में जो इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज हैं, इसमें योग, नवरोज, संकीर्तना, छऊ, कालबेलिया, मुडियट्टन, रमान फेस्टिवल, इसके साथ साथ रामलीला, कुडियट्टम, ये सारे आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। अब यहां पे आपको कुछ प्रश्न इससे रिलेटेड आपको पूछा जाएगा कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सम्मिलित होने के समय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे सही ढंग से व्यवस्थित किया गया है? ये कुछ क्रमबद्धता में दिया गया है। ये सारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, रामलीला भी, मुडियट्टू भी, नवरोज त्योहार भी, और लद्दाख का बौद्ध जाप भी। जो लद्दाख के जो बौद्ध जाप है, उसे भी आपको यूनेस्को में शामिल किया गया है। अब आपको पूछा जा रहा है कि क्रमबद्धता में व्यवस्थित तरीके से, सही ढंग से व्यवस्थित किया गया, कौन कैसे, इसका क्रमबद्धता कैसे होगा? थोड़ा सा ये टफ हो जाएगा अगर आपको डेट याद ना हो तो। अगर डेट याद ना हो तो इसमें से सही उत्तर कौन सा? हाँ, कालबेलिया यह जनजातीय नृत्य है, राजस्थान से संबंधित, बिल्कुल सही। और इस नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का काम गुलाबो देवी ने किया था, है ना, यह सपेरा जनजाति। तो यहां पे मैं जो देख पा रहा हूं, इसे कब शामिल किया गया? इसे शामिल बच्चों किया गया 2008 में। ठीक है। मुडियट्टू, यह आपको मुडियट्टू एक नृत्य है, मुडियट्टू, और इसे शामिल किया गया था 2010 में, मुडियट्टू को। नवरोज, यह आपको पारसियों का त्योहार है, नवरोज पारसियों का त्योहार है। योग को भी शामिल किया गया है, इसे आपको शामिल किया गया था 2016 में। और लद्दाख का जो बौद्ध जाप है, बौद्ध भिक्षुओं का जो जाप है, इसे भी विरासत का दर्जा दिया गया, और इसे कब शामिल किया गया? इसे शामिल किया गया था 2012 में। तो आप देख सकते हो कि 8, 10, 12 और 16, यानी 1, 2, 4 और 3 इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 4, 3, तो 1, 2, 4, 3 इसका बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बी इसका सही उत्तर होगा। तो ये थोड़ा फैक्चुअल है, ज्यादा फैक्चुअल ज्यादा है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पता होना चाहिए। हाँ, थोड़ा तो 4 बार आप इसको रीडिंग दोगे तो सही हो जाएगा। ये पूरा इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज भी मैंने करा रखा है, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर। पूरे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट मैंने दे रखा है।
और किसे कब शामिल किया गया है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं। रमजान कहां मनाया जाता है? रमजान फिर एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है रमजान। सॉरी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या राजस्थान, रमजान त्योहार, रमजान फेस्टिवल, यह कहां का त्योहार है भाई? रमजान। कम से कम इसका तो उत्तर आप लोग को सही आना चाहिए। रमजान, रमन नहीं, रमजान, रमजान त्योहार, रमजान त्योहार, यह कहां का त्योहार है रमजान? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या राजस्थान? यह रमजान त्योहार आपको उत्तराखंड का है। यह कहां का है? उत्तराखंड का। और इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, यह याद रखना। यूनेस्को में इसे भी शामिल किया गया है। किस रूप में? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, रमजान त्योहार को। इसका सी होगा बच्चों, ठीक है, इसका सी होगा सही उत्तर। कोई बहुत टफ प्रश्न नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हमारे ऐसे रीति रिवाज हैं, कौन कौन से ऐसे हमारे पर्व त्योहार हैं जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिन्हें विरासत का दर्जा दिया गया है। यह आप सबको पता होना चाहिए। आपको अपने कल्चर की तो जानकारी होनी ही चाहिए, अपनी संस्कृति की तो जानकारी होनी ही चाहिए, भारतीय संस्कृति की। आते हैं अगले प्रश्न। कालबेलिया, यह भी यूनेस्को में शामिल है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा इसे भी दिया गया है। यह भी हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई है। इससे हमारे समाज की पहचान है, क्योंकि भारत विविधता में एकता वाला देश है। अलग अलग पर्व त्योहार है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित अलग अलग नृत्य संगीत हैं। तो कालबेलिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कालबेलिया के विषय में पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य में इसी नाम की जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है, क्या यह सही है? कालबेलिया नृत्य एक सर्प के समान होता है, यानी इसमें जो मूवमेंट होता है वह सांपों की तरह होता है, क्या यह सही है? कालबेलिया डांस मूवमेंट रिसेंबल दैट ऑफ ए सरपेंट स्नेक, क्या यह एक सर्प के समान बल खाते हुए नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों ने जो दिया है कि कालबेलिया यह राजस्थान के सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य नहीं है, यह ध्यान रखना। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और पुरुष इसमें केवल वाद्य यंत्र बजाते हैं। यह राजस्थान की सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा, और नृत्य आपको सांपों की तरह बल खाते हुए, लहराते हुए, जैसे सांप कैसे, तो उस तरीके से नृत्य किया जाता है। इनकी पोशाक भी कुछ यूनिक होती है, पोशाक भी इनकी कुछ यूनिक। अच्छा, आज यह नृत्य इतना, पहले इसे बहुत सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था, इस नृत्य को बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, लेकिन आज यह अंतरराष्ट्रीय पहचान बन चुका है। आज देश विदेश से इस नृत्य को देखने के लिए लोग आते हैं। आज इस नृत्य के कारण हमारा पर्यटन उद्योग चल रहा है। आज यह जो नृत्य है, यह नृत्य हमारी देश की अर्थव्यवस्था में सहयोगी है। तो यह भी हमारी धरोहर है, यह भी हमारी धरोहर है। इससे भी एक समाज की पहचान जुड़ी हुई है, और आज इसे भी, इस परंपरा को भी बनाकर रखने की जरूरत है। हाँ, नागिन डांस, बिल्कुल। तो यह भी आज एक समाज की पहचान है, एक क्षेत्र की पहचान है, और आज इस परंपरा को बचाए रखने की जरूरत है। इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, धरोहर का दर्जा दिया गया है, हमारी विरासत है, हमारी विरासत है। तो यह अब देखें कि इसमें से कौन सा सही है, तो इनमें से दोनों, सी सही है बच्चों, सी इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है। हाँ, काले रंग के कपड़े पहनते हैं।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। संकीर्तना, थोड़ा सा यहां पे हिंदी में ये लोग गलती कर दे रहा है। संकीर्तना, संकीर्तना, ठीक है, संकीर्तना। अब संकीर्तना कला का एक रूप है, यह भी संकीर्तना, यह एक नृत्य है संकीर्तना। अब पूछा जा रहा है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। ओडिशा, झारखंड, ये भी हमारी धरोहर है, यह भी हमारी धरोहर है, इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया। पूछा जा रहा है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है, किस राज्य से, ओडिशा, झारखंड, असम या मणिपुर। बहुत आसान सा प्रश्न है। शंकरदेव, वैष्णव संत शंकरदेव, और शंकरदेव कहां से थे बच्चों? आप लोग ऐसे गलती करोगे। ये झारखंड से हैं, ये ओडिशा से हैं, ये मणिपुर से हैं शंकरदेव। यह सी इसका असम, ये असम का शास्त्रीय नृत्य है बच्चों। आप लोग पढ़े भी हो, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। और संकीर्तना, इसे धरोहर का दर्जा दिया गया है, विरासत का दर्जा दिया गया है। कम से कम ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए ना आप लोगों का। क्या आप लोग नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो आप लोग क्लासिकल डांस में? क्लासिकल डांस जिसमें आपको उत्तर भारत के कौन कौन से हैं? तो उत्तर भारत के 5 हैं नृत्य जिन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। कौन कौन सा? मणिपुरी, इसके साथ साथ कथक, ओडिसी, और कौन सा? सत्रिया, सत्रिया। तो यह आपको शंकरदेव संकीर्तना, यह असम का है, असम का है, यह ध्यान रखना है। और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है बच्चों, यह ध्यान रखना। नवरोज, इसके विषय में आप लोग जानते होंगे। नवरोज, नए साल की शुरुआत का संकेत किसके लिए? नवरोज को भी, इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। हाँ, संकीर्तना कला हो या नृत्य, नृत्य ही का तो पार्ट है ना हमारे। ये भी तो संकीर्तना को भी तो उसमें शामिल किया गया है ना। आपको हमने बतलाया कि भाई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में है क्या, तो हमारे पर्व त्योहार, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत, इन्हीं सबको शामिल किया गया है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नवरोज, नवरोज भी पर्व त्योहार है। नवरोज एक त्योहार है, फेस्टिवल है, जैसे रमजान एक फेस्टिवल है। योग को भी शामिल किया गया है, कुंभ मेला को भी शामिल किया गया है, यह भी ध्यान रखना। कुंभ चल रहा है और कुंभ भी हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। आज देख रहे हो विश्व से पर्यटक इसको देखने आते हैं या नहीं, क्योंकि ये यूनेस्को के साइट पर बताया जा रहा है कि भाई भारत में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तो आज न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आ रहे हैं ना, और दिन प्रतिदिन पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब महाकुंभ यह केवल भारत की पहचान नहीं रह गई। अब कुंभ मेला केवल भारत की पहचान नहीं रह गई, अब यह वैश्विक पहचान हो गया, पूरे विश्व का पहचान है, धरोहर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, समझ रहे हो, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज आगरा का लाल किला, यह केवल भारत की पहचान नहीं, यह पूरे विश्व की पहचान है कि भाई प्यार का ऐसा कोई जीता जागता उदाहरण। आज दिल्ली का लाल किला, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पूरे विदेश में इसको लोग जान रहे हैं, न केवल देश में जान रहे हैं। तो यह आपको पूछा जा रहा है कि नवरोज नए साल की शुरुआत का संकेत किसके लिए देता है? बिल्कुल सही, नवरोज यह पारसी, जो पारसी लोग हैं उनका नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है नवरोज त्योहार से, नव वर्ष की शुरुआत। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि यह नवरोज नए साल की शुरुआत किस धर्म से? तो यह आपको पारसी समुदाय के लोग इसे नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। चलिए आते हैं आज के सेशन का, यह हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, तो थोड़ा ध्यान से आंसर को सही करना है। योग, योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस वर्ष अच्छा योग पर है। योग को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2010 में, 2012, 2014, 2016, किस वर्ष? ठीक है, किस वर्ष योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया?
योग नवरोज, लेटेस्ट आपको कुंभ मेला को भी शामिल किया गया है। तो योग को बच्चों 2016 में, अब जहां तक कि योग को आप देखें तो योग तो हमारी संस्कृति से संबंधित रहा ही है योग। और जहां तक हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखते हैं तो वहां भी एक योगी की मुद्रा में एक मूर्ति हमें प्राप्त हुई है जो ध्यान मग्न अवस्था में है, जिसे प्रौढ़ शिवा आदि शिवा कहा जा रहा है, जो योग की मुद्रा में है। योग का उल्लेख आगे वैदिक साहित्यों में भी किया गया है और ये आज निरंतर बना हुआ है। आज तो विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है और योग को भी यूनेस्को में शामिल किया गया। योग को भी यूनेस्को में शामिल किया गया, यह भी हमारी धरोहर है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों को यह जो विरासत था, जितना संभव था मैंने विरासत पे प्रश्न आप लोगों को डाला और आप लोगों की ओर से रिस्पांस बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया है। तो एक और जो मैंने बताया था कि टेस्ट सीरीज का, तो जिन बच्चों को भी टेस्ट सीरीज को लेकर कोई भी अगर इंक्वायरी करनी हो तो आप लोग, यह हमारी विरासत से संबंधित लेक्चर था और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अगले कल्चर के पार्ट में, नए सेशन में, नए तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी लोग को।